नमस्कार, जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 8 को हम हल करा रहे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 हल करा चुके हैं। अब हमें एक्सरसाइज 8.2 हल करना है। तो इस एक्सरसाइज को हल करने के पहले हमें मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिडिल पॉइंट थ्योरम इसको जानना बहुत आवश्यक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रमेय है जो न केवल क्लास 9th के लिए उपयोगी है बल्कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये प्रमेय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये अन्य कंपटीशन में या अगली कक्षाओं में इसको हमें सिद्ध नहीं करना होगा, बल्कि इसके माध्यम से हमें अन्य प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय या मिडिल पॉइंट थ्योरम के नाम से जानी जाती है और इसको समझने के बाद ही हम एक्सरसाइज 8.2 को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं ये थ्योरम क्या है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक क्लास 9th की उसमें ये 8.9 प्रमेय के नाम से मिलेगी। तो इसके अनुसार किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। जैसे कि ये फिगर बना हुआ है, तो इसमें ए बी सी ये एक त्रिभुज है। अब चूंकि ये त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि ए बी भुजा या बी सी भुजा या ए सी भुजा की माप भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कोई एक रेखा बनती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ ए बी और ए सी इनके ये मध्य बिंदु डी और ई दिए हुए हैं और इनको मिलाने से डी रेखा बनी और डी ई रेखा बी सी के समांतर होती है और साथ ही ये डी ई बी सी की आधी भी होती है, यानी कि 1/2 बी सी इक्वल होगी डी ई। तो यहां देखेंगे तो दिया है ये डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु दिए गए हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है इसमें डी ई समांतर बी सी एवं डी ई इक्वल हाफ इंटू बी सी, कि डी ई बी सी की आधी होती है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो यहाँ थोड़ी सी रचना करनी होगी। तो लिखेंगे रचना से ए बी के समांतर सी से होकर एक रेखा खींची जो डी ई को बढ़ाने पर प्राप्त बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से ए और बी के समांतर एक हम ये रेखा खींचेंगे जो सी से होकर के जाएगी और डी ई को बढ़ाए जाने पर जो कि एफ तक बढ़ाई गई है, तो एफ बिंदु पर ये समांतर रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अब यहां हम इसकी उत्पत्ति लिखेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं, जब मध्य बिंदु हैं तो ये रेखा को समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ ए डी इक्वल होगा बी डी, तो इसीलिए ए डी इक्वल बी डी होगा एवं ए ई इक्वल सी ई होगा। और चूंकि ए बी समांतर सी एफ ये रचना से हम इसमें ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी एफ ई ए डी ई एवं त्रिभुज
एफ सी ई लेंगे, एफ सी ई से। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये कोण और ये कोण, यानी कि हमने ये दोनों त्रिभुज लिए। तो इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो कोण ए ई डी इक्वल होगा कोण सी ई एफ। शीर्षाभिमुख कोण है ये, यानी इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहां देखेंगे कि ए बी समांतर सी एफ, ये हम रचना से ज्ञात कर चुके हैं। तो चूंकि ए बी समांतर सी एफ है, रचना से पुनः हम लिख सकते हैं इसको, तो इसीलिए ये कोण और ये कोण ये हमारे एकांतर कोण होंगे। तो कोण डी ए ई इक्वल हो जाएगा कोण एफ सी ई। तो इसको बोल देंगे हम एकांतर कोण है। तो इसमें हमें दो कोण समान मिले। और देखेंगे हम, अब हमें कोई एक भुजा समान चाहिए, और चूंकि इसमें देखेंगे कि ए ई और ई सी ये हमको दिया हुआ है, क्योंकि ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो ए ई इक्वल सी ई ये दिया है। तो अब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम त्रिभुज सी ई एफ। तो ये कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों की इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी नियम से। तो इसीलिए ए डी इक्वल सी एफ। तो ए डी इक्वल एफ सी या सी एफ बोल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे सीपीसीटी से। तो चूंकि ए डी इक्वल सी एफ हम ज्ञात कर चुके हैं, ए डी इक्वल सी एफ, या हम इसको ए डी इक्वल एफ सी भी कह सकते हैं। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि ए डी इक्वल बी डी, ये हमको दिया है, ए डी इक्वल बी डी ये दिया हुआ है, क्योंकि डी मध्य बिंदु है तो ए डी इक्वल बी डी है। तो यहां देखेंगे हम कि ए डी सी एफ के सिद्ध किया है। तो ए डी इक्वल सी एफ है और ए डी इक्वल बी डी है, तो फिर बी डी इक्वल सी एफ हो जाएगा। तो ए डी इक्वल सी एफ और ए डी इक्वल बी डी, तो बी डी इक्वल सी एफ हो जाएगा। तो इसीलिए बी डी इक्वल सी एफ। तथा अब ए बी समांतर एफ सी था, तो चूंकि ए बी समांतर एफ सी यानी रचना से, या हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी डी बिंदु से होकर के ही गुजरती है। तो यहां हम बी डी समांतर सी एफ भी कह सकते हैं, सी एफ होगी।
तो ये बी डी सी एफ के समांतर भी हुई और बी डी सी एफ के इक्वल भी हुई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज बी सी एफ डी बी सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से कि भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर और बराबर है तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो जब समांतर चतुर्भुज हो गया ये, तो हम कह सकते हैं कि BC समांतर DF भी होगा। तो इसीलिए BC समांतर DF तथा BC इक्वल DF भी होगा। चूंकि बिंदु E रेखा DF पर है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं तो DE समांतर BC भी होगा, क्योंकि DF समांतर BC हम यहां निकाल चुके। तो इसीलिए DE समांतर BC है। तो इसको हमें ध्यान रखना, यही हमें सिद्ध करना था। तो DE समांतर BC, तो हमारी ये एक बात सिद्ध हुई, इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो ये DE BC के समांतर सिद्ध हुई। अब हमें ये बताना है कि DE BC की आधी होती है। तो चूंकि DF हमारी DE प्लस EF होगी, तो चूंकि DE प्लस EF ये इक्वल होगी DF के, या हम इसे बोल सकते हैं कि ये और ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि DE इक्वल EF, या चूंकि DE इक्वल EF ये हम सिद्ध कर चुके हैं। इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता से CPCT नियम से हमने सिद्ध की हुई है। तो DE के स्थान पर या EF के स्थान पर हम DE लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं DE प्लस DE इक्वल हो जाएगा DF, या इसे बोल सकते हैं 2DE इक्वल DF, या हम लिख सकते हैं DE इक्वल 1/2 DF, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहां देखेंगे हम कि BC इक्वल DF, BC इक्वल DF, तो चूंकि BC इक्वल DF ये हमें ज्ञात है, ज्ञात कर चुके हैं, ये यहां पर हम ज्ञात कर चुके हैं इसे। यदि इन दोनों की हाफ कर दें तो 1/2 BC इक्वल 1/2 DF, इन दोनों की यदि हाफ कर दी जाए तो हम देखेंगे कि 1/2 BC और 1/2 DF, तो 1/2 DF यानी कि ये, तो इसके स्थान पर हम DE लिख सकते हैं। 1/2 DF के स्थान पर DE को हम लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं DE, क्योंकि 1/2 DF इक्वल DE है, ये हम यहां निकाल चुके हैं। तो यह हम इनको लिखेंगे DE इक्वल 1/2 BC, अर्थात DE BC की हाफ या आधी होती है। तो यही हमें यहाँ ये सिद्ध करना था कि DE BC की हाफ होती है, आधी होती है।
तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये हमारी प्रमेय 8.9 कहलाती है। तो इस प्रमेय को हमें ध्यान रखना है, जब भी हम एक्सरसाइज 8.2 को हल करेंगे तो उसमें ये प्रमेय 8.9 ही हम लिखेंगे या मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से लिख देंगे। इसी को कहेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। और दूसरी प्रमेय 8.10 जो कि इसी प्रमेय की विलोम है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय की कन्वर्स होगी, तो उसमें हमें इसका विलोम बताया गया है, यानी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा अर्थात ये AC को समद्विभाजित करती है, यानी कि E को मध्य बिंदु बताना होगा। तो इसमें यदि AD में D मध्य बिंदु है तो विलोम में हमें E को भी मध्य बिंदु बताना है, जबकि ये दोनों समांतर हमें दी गई होंगी। और उस प्रमेय को भी हम दूसरे वीडियो में हल करेंगे। समझ में आया है तो लाइक करें वीडियो को, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।